हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए, स्वागत है आपका आपके अपने एमईपीएल क्लासेस में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं नए प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स का सप्लीमेंट भैया। ठीक है ना। तो रिजोल्यूशंस ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, नॉन कंप्लायंसेस एंड रेमेडीज, जो हमारा मॉड्यूल 2 है, उसके कुछ हम लोग आज अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। तो आई होप यू हैव लाइक्ड इट, दी अमेंडमेंट्स ऑफ सीआरआई विच हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड, और आपने उसे पढ़ भी लिया होगा। ठीक है ना। साथ ही साथ हम लोगों ने गवर्नेंस वाला सब्जेक्ट्स का भी अपन ने अपलोड करवा दिया है एवरीवन। ठीक है ना। तो आज अपन सीखने वाले हैं इस सब्जेक्ट्स का अमेंडमेंट्स, है ना। जो इंस्टीट्यूट बोलता है भाई अगस्त 21 से हम लोग नवंबर 2022 तक कवर किए हैं। तो आप जानते ही हो, अक्टूबर नवंबर 22 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए होंगे ना, वो हमारे इस एग्जाम्स में जून 23 वाले टर्म्स में क्या होंगे, इंपॉर्टेंट कहला सकते हैं। ठीक है ना। अगेन, इंपॉर्टेंट इज सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन रिस्क। प्लीज रीड ऑल दी सब्जेक्ट्स, ऑल दी करिकुलम केयरफुली। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वाले सब्जेक्ट्स में ना जो अमेंडमेंट्स हमारे बनते हैं ना, वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है ना। अगर आपको मैं बता दूं इन नट एंड सेल में, तो इस वाले पूरे हमारे सब्जेक्ट्स में ना कुछ हमारा कंपनीज लॉ वाला पार्ट मिलने वाला है, जो अमेंडेड पोर्शंस है, करेक्ट है ना। कुछ हमारा सेबीज का पार्ट मिलने वाला है, कुछ अमेंडेड पोर्शंस है। ठीक है ना। सेबीज का मैक्सिमम जो पार्ट है ना, अगर आप एग्जीक्यूटिव का एसएलसीएम वाला जो देख लोगे ना, जो अपलोड हो चुका है वेबसाइट पे, अगर उसको मतलब यूट्यूब पे, तो आप उसको देख लोगे ना, तो और क्लैरिटी और ज्यादा हो जाएगा भाई वहां पे। ठीक है। तो आप एक ट्राई करेंगे, आप एसएलसीएम वाला भी देख लेंगे, कुछ पार्ट वहां पे भी कवर किया गया है। तो यहाँ पे कंपनी लॉ और एसएलसीएम्स का भी यहाँ पे, और साथ ही में ना इनकम टैक्स लेकर भी इन्होंने बोला है, यहाँ पे कंप्लायंसेस वाले पार्ट में कुछ ऐड किया है। तो इनकम टैक्स का जो बात होगा ना, वो आप लोगों ने इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स वाले सर से अच्छे से कवर कर लिया होगा। हालांकि हम लोग यहाँ पे देख लेंगे किस चीज को लेकर अमेंडमेंट है। बेसिकली यहाँ पे डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन प्रोसेस को लेकर अमेंडमेंट है, कि कैसे हम लोग डिस्प्यूट ऑन द हेल्प ऑफ और विद द हेल्प ऑफ, बोल सकते हैं अपन क्या, टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपन डिस्प्यूट्स को ना रिजॉल्व करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो उस वाले पार्ट्स के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट बनेगा। ठीक है। तो आप वहां पे देखेंगे। चलिए, तो हम एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं डिस्कशन को। चलिए, पेपर नंबर 6 मॉडल 2। सो ये चैप्टर्स हैं हमारे, करीबन 8 चैप्टर्स हैं जिसमें अमेंडमेंट्स बनता है एवरीवन। 8 चैप्टर्स है जिसमें अपना अमेंडमेंट्स बनता है। ठीक है ना। तो इस 8 चैप्टर्स को अपन देखेंगे, है ना। इनकम टैक्स वाला हो सके अपन डेप्थ में ना देख पाए, बिकॉज आप इनकम टैक्स वाला चीज कवर कर लिए होगे। ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी लॉज वाले पार्ट है, उसको अपन डेप्थ में देखने वाले हैं everyone, ठीक है ना। वेरी वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहला चैप्टर है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। आ जाइए, आ जाइए। तो शेयर होल्डर्स का क्या, डेमोक्रेसी। ठीक है ना। शेयर होल्डर्स का क्या, डेमोक्रेसी एवरीवन, है ना। देखिए, यहां पे लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में चेंज आया है। ठीक है ना। और उनका कहना क्या पता है ना, जब कभी भी आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, कमन, जब कभी भी आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, एवरीवन ध्यान समझेंगे एकदम, जब कभी भी, है ना। हम लोग थोड़ा स्पीड अप करेंगे, करेक्ट है। अपन रोक कर देख सकते हो, कोई चाप नहीं है ना। अच्छा से देखेंगे, चलो वेरी गुड। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस में बोला गया है, ठीक है ना, 17 रेगुलेशन नंबर 17(1)(c) में, कि देखो भाई ऐसा है, आप जब भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करोगे, है ना, या मैनेजर्स को अपॉइंट करोगे, तो उसका अप्रूवल साथ ही साथ जनरल मीटिंग में लेना पड़ेगा, है ना, है ना। मतलब उसका अप्रूवल जनरल मीटिंग में, मतलब शेयर होल्डर से भी लेना पड़ेगा आपको, करेक्ट है ना। और आपको लेना पड़ेगा विद इन टाइम ऑफ 3 मंथ, करेक्ट है। तो आपको लेना पड़ेगा भाई, ऐसा यहां पे बोल रहा है। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो पहला बात खत्म, पहला बात खत्म। सर ऐसे पढ़ेंगे, अरे रीड करेंगे, चापन तो रीड करेंगे, समझो ना। नेक्स्ट बात, जो बहुत ही और ज्यादा शेयर होल्डर्स का डेमोक्रेसी को लेकर है, क्या बोल रहा है पता है, अगर आप किसी को अपॉइंट करने वाले हो, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है ना, और उसका नाम पहले पुट एंड लॉस्ट हो चुका है, मतलब कोई रिकमेंडेशन आया था और बात को उठाया गया मीटिंग्स में, और बोला नहीं नहीं इसको नहीं अपॉइंट करेंगे, हटाओ, इसको अपॉइंट नहीं करेंगे, हटाओ। अब फ्यूचर में कभी उसको अपॉइंट करने वाले हो ना, है ना, तो क्यों करने वाले हो, क्या रीजन है उसको अपॉइंट करने का, ये सब चीज आपको 102 के तहत एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में झलकाना है
है ना। तो मैंने नट सेल में बात खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो ये दो बड़े डेमोक्रेसीज के लिए ना शेयरहोल्डर्स का चैप्टर्स है ना, इसमें शेयरहोल्डर डेमोक्रेसी में इसमें बहुत अच्छे वाले अमेंडमेंट्स को डाला गया, ठीक है ना। तो आप एग्जाम्स के लिए ना इसको केस स्टडी में मार्क करके रखोगे, केस स्टडी से क्वेश्चंस बन सकता है, करेक्ट है। तो मैं रीड करता हूं, देख लो। The listing shall ensure that the approval of shareholders for appointment of persons of board of directors as a manager is taken at the next general meeting, है ना। Next general meeting within a period of 3 months from the date of appointment, whichever is earlier, है ना, करेक्ट है ना। तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग, या अगर कोई मीटिंग होने वाला है तो उसमें कर लो, whichever is earlier। जो पहले होने वाला है, आपका नेक्स्ट मीटिंग पहले होने वाला है क्या, तो उसमें ले लो। या नहीं होने वाला तो लेट मत करो भाई। मान लो तुम्हारा मीटिंग नहीं होने वाला शेयरहोल्डर का, तो लेट मत करो, मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम है। अगर आपका कोई मीटिंग है इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड मीटिंग शेयरहोल्डर का, तो उसमें कर लो, whichever is earlier, ठीक है ना। तो याद हो गया, करेक्ट है ना। अच्छा, ये कुछ नया बात है क्या? याद करो कंपनीज एक्ट, जहां पे बोला था एमडी डब्ल्यूटी को अपॉइंट करने के लिए क्या करोगे आप, शेयरहोल्डर्स का अप्रूवल चाहिए ना, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए था ना। बस इसको ना एलओडीआर में भी झलका दिया, करेक्ट ना। इसको अपन क्या किया, एलओडीआर में भी झलका दिया गया सेबी के द्वारा, ठीक है एवरीवन। तो वेरी वेरी मच क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट। कम ऑन, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट किसका, एमडी का भैया। जिसको अर्लियर रिजेक्ट कर दिया गया था, मैंने बताया ना, जिसको अर्लियर क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया था, ओहो, उसको अपॉइंट करना है। सेल ओनली बी डन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। क्यों अपॉइंट कर रहे हो उसको, बताओ ना, क्यों अपॉइंट कर रहे हो उसको आप, क्या रीजन है उसको अपॉइंट करने का, क्या रीजन है बताइए ना, प्रायर अप्रूवल। और जब आप नोटिस भेजेंगे ना शेयर होल्डर्स को कि भाई मैं इस बंदा को अपॉइंट करने वाला हूं, तो याद रखो आपको सेक्शन नंबर 102 के तहत एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के तहत आपको ये बताना पड़ेगा, पता ना, जब भी हमारा स्पेशल बिजनेस मैटर होता है तो अपन वो करते हैं, पता ही आपको। तो अब यहां पे 102 का दायरा और बढ़ा दिया, क्या बोला भैया, देखो, for considering the appointment or reappointment of such persons earlier rejected shall contain a detailed explanations, justification by whom, by कौन अपॉइंट करता है भाई, कौन, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी का यहाँ पे ड्यूटी डाल दिया गया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है सर, क्या पढ़े अपन, क्या पढ़े, 1 मिनट में एक पेज खत्म। पहला, अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो डायरेक्टर्स का, तो याद रखना आपको नेक्स्ट जनरल मीटिंग में अप्रूवल शेयरहोल्डर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना, करेक्ट है। या आपका मीटिंग बहुत नियरेस्ट में है तो विचएवर इज अर्लियर देख लो। दूसरा बोला, अगर आप अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो एमडी का, है ना, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंट कर रहे हो एमडी का, होल टाइम डायरेक्टर का, मैनेजर का, है ना, तो याद रखना अगर वो डायरेक्टर्स जो ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया गया है शेयरहोल्डर्स की तरफ, उसको तुम अपॉइंट कर रहे हो, तो पहले भाई शेयरहोल्डर से पूछो, प्रायर अप्रूवल लो शेयरहोल्डर से, शेयरहोल्डर से क्या लो, प्रायर अप्रूवल ले दो। और याद रखना आपको ये रीजंस, जस्टिफिकेशंस देना पड़ेगा। किसका जस्टिफिकेशन कौन देगा, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी देगा, ठीक है ना। और वो आपको झलकाना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के तहत, जो सेक्शन नंबर 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट है एवरीवन। तो वेरी वेरी गुड एवरीवन, आगे बात करते हैं अपन, चलिए वेरी वेरी गुड, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लेसन नंबर 2, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स एवरीवन। कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स आ जाइए, आ जाइए। देखिए, एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट का 56, जहां पे हम लोग ट्रांसफर ट्रांसमिशन सीखे हैं, है ना, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, है ना, करेक्ट है। उसमें क्या चेंज है, देखो बेसिकली कुछ नहीं, इसमें पेनल पेनल प्रोविजन में चेंज आया, पेनल्टीज में बेसिकली चेंजेस आया, पेनल्टीज में बेसिकली क्या हुआ है, चेंजेस आया। बेसिकली यहाँ पेनल्टीज में चेंजेस बना है, तो अपन देख लेंगे, आ जाओ फटाफट। देखो, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ मॉनिटरी पेनल्टी, यहां पे पेनल्टी को रिड्यूस कर दिया गया भाई, पेनल्टी को क्या कहते हैं, रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है ना। कैसे रिड्यूस किया भाई, देख लो, बोला 50,000, 50 कितना, 50,000 पेनल्टी लगेगा बस, और कुछ नहीं, और तामझाम कुछ नहीं भाई, ठीक है ना। The company and every officer of the company who is in default shall be liable to penalty of ₹50,000। पहले क्या था, पहले क्या था, पहले क्या था, which shall not be 25,000 which may extend to 5 and 25 से 5, है ना। अब इसे हटा दो भाई, सिंपल पेनल्टी को लाओ ना, पेनल्टी को सिंपल लाओ, और सुनो ना, कम करो थोड़ा, कम करो, कम करो, इंटरनल प्रोसेस से कम करो यार, कम करो थोड़ा पेनल्टी को, ठीक है, कम करो, चलो कम कर दिया, ठीक है, डन। तो याद हो गया 56 सब्सटेंसेस क्या बोलता है भाई, जो पेनल्टी लगता है ना 56 के अंदर, है ना, उसको अपन रिड्यूस कर दिए और फ्लैट कर दिए, फ्लैट फ्लैट 50,000, क्या फ्लैट 50। चलिए वेरी गुड।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट एवरीवन। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर को लेकर है, तो क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर को लेकर है ना। तो आपने देखा होगा आने वाले कुछ सालों में, मतलब लास्ट कुछ 2-3 जो अमेंडमेंट्स हुए ना, उसमें ना इजी किया गया, थोड़ा पेनल्टी को कम किया गया है ना, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी किया गया कंपनी का, है ना, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लायबिलिटी, है ना, शेयर होल्डर्स मतलब जो भी हमारे ऑफिसर डिफॉल्ट है उनका भी लायबिलिटी को कम किया गया, करेक्ट ना। बेसिकली फोकस क्या किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, है ना। इतना पेनल्टीज बढ़ाओगे तो भाई फोकस कैसे करेगा, ऐसा बोलना चाहता है। बट पेनल्टीज रखना भी जरूरी है, पेनल्टीज क्या है, रखना भी जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो इंपॉर्टेंस नहीं देगा भाई, है ना, इंपॉर्टेंस नहीं देगा, काम ही नहीं करेगा, करेक्ट है। तो ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पेनल्टीज आप देख लोगे, बहुत सिंपल समय लग रहा है भाई, कोई टाइम नहीं लग रहा है, आप देख लोगे, करेक्ट है ना। बिकॉज यू नेवर एक्सपेक्ट कि प्रोफेशनल प्रोग्राम में पूछा जा सकता है भाई, तो आप उसको ब्लाइंडली मतलब ऐसा छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हार्डली ये पूरा क्लासेस हमारा 50 मिनट्स या 1 आवर का बनने वाला होगा, तो आप इसको अच्छे से अमेंडमेंट्स को कवर कर लेंगे। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आ गया रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर्स का अमेंडमेंट्स, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है भाई, देखो ध्यान से, यहां पे ना इसको बोला है भाई, ये जो पेनल्टीज है ना इसको अपन मिटा देते हैं। क्या करते हैं, मिटा देते हैं, मतलब ओमिट कर दिया। पेनल प्रोविजंस ऑफ फॉर डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी रिलेटिंग टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर हैज बीन ओमिटेड, है ना। मतलब इसमें क्या था, ओल्ड प्रोविजन क्या था कि एनसीएलटी डायरेक्शन देता था, है ना। आप कहाँ जाते हैं, अपील करते हैं एनसीएलटी के पास कि देखो सर मेरा रजिस्टर में नाम नहीं है वगैरह वगैरह, तो एनसीएलटी क्या कहता, ऑर्डर करता था कि हाँ कंपनी सुनो, कंपनी सुनो, जल्दी से इसका नाम डलवा दो, है ना। अगर तुमने मेरा बात को फॉलो नहीं किया ना तो ये पेनल्टी था पूरा, है ना। कितना, द कंपनी सैलरी पनिशेबल विद नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख, 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5, याद है अपन 1 to 5, 1 to 5 याद करते थे। बोला भाई छोड़ दे, अब याद मत कर, इसको हटा ही दिया गया, डिलीट ही कर दिया गया भाई, ओमिटेड कर दिया भाई, मिटा दिया इसको, ठीक है ना, मिटा दिया इसको, ठीक है ना। एनसीएलटी ऑर्डर दे दिया भाई, कर दो ना, कर दो ना, कर दो ना। एनसीएलटी को, अच्छा सर एनसीएलटी को ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा तो भाई एनसीएलटी के पास पावर है अलग से, है ना। तो कोई डरने की बात नहीं है भाई, कोई डरने की बात नहीं है, एनसीएलटी अपना पावर एक्सरसाइज करेगा फिर, है ना। बट ये पैनल प्रोविजंस को हटा दिया गया है, वेरी वेरी गुड एवरीवन। आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट चेंज आया भाई 64 अमेंडमेंट वाला सेक्शन है, किसमें चेंज आया, 452 में आया। उसमें क्या था ना, पनिशमेंट फॉर विथ होल्डिंग, मतलब रॉन्गफुली होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, किसका, कंपनीज का। तो बेसिकली ना जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको क्या मिलता था पहले, रहने के लिए जगह, घर वगैरह वगैरह ना, और कुछ कंपनीज के एसेट्स भी मिलते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, कुछ कंपनीज के एसेट्स मिलते हैं ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, करेक्ट है ना। भाई लो यूज करो, यूज करो। अब तुम बेटा उसको लेकर बैठ गया है, तुम उसको लेकर बैठ गया है, करेक्ट है ना, है ना। तो तुम्हारे अगेंस्ट में ना इस सेक्शंस के तहत क्या था पता है, तुम्हारे अगेंस्ट में इस सेक्शन के तहत पता क्या है, जेल का प्रावधान भी था, जेल का प्रावधान भी था एवरीवन, ध्यान समझेंगे। ये वही सेक्शन है, देखो ना, पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल विथ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टी। देखो ये सब सेक्शन से आपका केस स्टडी बनते हैं, आपको पता ही है, फाइनल्स के स्टूडेंट हो आप, पता है आपको, केस स्टडीज बन सकते हैं भाई। अब ये जरूरी नहीं कि इसी पेपर में आए, ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल भाई, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है। ऑब्वियसली टैक्स में ये नहीं तो पूछेगा नहीं, बाकी हर पेपर में भाई, समझ रहे हो ना, देख रहे हो क्या बोलना चाह रहा है। मतलब वापस से समझना कि यहां पे अगर आप रॉन्गफुली एसेट्स या प्रॉपर्टी आप विथहोल्ड करते थे, आप कौन, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो ना आपको यहां पे एक एक प्रॉब्लम में जाना पड़ सकता था कि आपको तो एक जेल वाला प्रावधान हो सकता था, 2 साल वाला, याद है, 2 साल तक का, करेक्ट है ना। इसमें चेंजेस आया है एवरीवन, इसमें चेंज आया है। बोला क्या, अगर तुम जेल में डालोगे एम्प्लॉय को, क्या जेल में डालोगे क्या, तुमने पता है क्या किया, तुमने उस बच्चा का, मतलब उस इंसान का, उस लोग का, एम्प्लॉयज का, उस डायरेक्टर्स का पैसा मार लिया तुमने, क्या मारा, पैसा, पैसा रख लिया तुमने, सुना, विथ होल्ड कर दिया उसका, किसका सर, एम्प्लॉयज का, बोनस का पैसा रख लिया तुमने उसका, वो सब ड्यूज तुमने पैसा रख लिया उसका। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता है ना तो इस तरह का इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर पास नहीं हो सकता, इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर पास नहीं हो सकता भाई। और कुछ होगा देखो पेनल्टी लगा सकते हो, लेकिन इंप्रिजनमेंट का ऑर्डर पास नहीं करोगे आप, है ना, करेक्ट है ना। तो इस पॉइंट को हटा दिया गया, देखिए ध्यान समझना, एकदम ध्यान समझना। अच्छा, 52 inserted, namely provide that imprisonment of such officers employee as the case may be shall not be ordered for wrongful poison withholding of dwelling units
if the court is satisfied that the company has not paid to that officer employees as the case may be any of the amount relating to. So कोर्ट को पावर को रोक दिया भाई, रोक कोर्ट, रुक जा, कोर्ट रुक जा। इस केस में ना कोर्ट प्लीज उसको जेल वाला सजा मत सुनाएगा, ठीक है? बोला क्यों? इस बंदा का कंपनी ने, कंपनी भी डैश है, फिल इन द ब्लैंक्स, कंपनी भी डैश है, कंपनी भी ने इसका पैसा रोक कर रखा है। क्या चीज का पैसा सर? प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी, बोनस एक्सेट्रा, है ना, जो पैसा रोक कर रखा गया। कॉम्पेंसेशंस, लाइबिलिटी फॉर कॉम्पेंसेशंस अंडर द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, है ना, तो याद हो गया एवरीवन, है ना। ये पावर किसको रोक रहा है? ये कोर्ट को रोक रहा है जेल ना भेजने के लिए उस एम्प्लॉय को, है ना। अगर उस एम्प्लॉय का पैसा कंपनी ने रख लिया है, किसी कारण से विथहोल्ड कर लिया है, मतलब एम्प्लॉय ने भी ऐसे विथहोल्ड किया है, और देखो भाई ताली दोनों हाथ से बज रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें एम्प्लॉयर भी दोषी है ना, वो पैसा रोक के रखा है, करेक्ट ना। तो भाई उसको एक जेल में डालोगे, उसके उसका पैसा भी रोक कर रखे हो, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा भाई, ठीक है। तो याद रखेंगे आप इसको, एकदम अच्छे से समझ लेने का, बहुत सिंपल है। आपको जेल का प्रावधान नहीं मिलेगा अगर आप कंपनी ने आपका पैसा रोक कर रखा है। कौन सा पैसा? प्रोविडेंट का पैसा, ग्रेचुटी का पैसा, है ना। और कॉम्पेंसेशन एज पर द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट। वेरी वेरी गुड एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। वाओ वाओ वाओ, फ्रॉड अंडर कंपनीज एक्ट एंड इंडियन पेनल कोड 1860। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। अजी आपको पता होगा पावर ऑफ ड्यूटीज एंड ऑडिटर्स का कुछ कहानी था, है ना, जहां पे सेक्शन नंबर 143 ऑफ सब सेक्शन 12, 143 ऑफ सब सेक्शन 12 में क्या बात था कि ऑडिटर्स को रिपोर्ट करना पड़ता है। कोई अगर फ्रॉड लगता है उसको, तो ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता, करेक्ट है ना, करना पड़ता ना। और अगर ऑडिटर ने फॉलो नहीं किया इसको, तो ऑडिटर को भी दे देंगे, समझ लो ना, ठीक है। तो ऑडिटर का यहां पे ना पेनल्टी को थोड़ा कम किया गया, है ना। देखो लिस्टेड कंपनी के केस में बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज फ्लैट फ्लैट फ्लैट, एंड इन केस ऑफ द कंपनी 1 लाख रुपीज, करेक्ट ना, है ना। जो पहले कितना था सर? 1 लाख से 25 था भाई, भूल जाइए इसको, अब इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए एवरीवन, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। हो सकता है पैनल प्रोविजंस में केस स्टडी पूछ ले आपसे कि भाई इसने इतना पेनल्टी लगाया, तो क्या पेनल्टी औकात के अंदर लगाया, है ना। बोलेगा नहीं भैया, पेनल्टी औकात के अंदर नहीं लगाया। न्यू प्रोविजंस क्या बोल रहा है? इफ एनी ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रिपोर्टिंग, he shall, in case of listed company, a penalty of 5 lakh rupees and 1 lakh rupees, करेक्ट ना, ठीक है ना। चलिए ऑब्वियसली किसको लगाएगा? हु डज नॉट कंप्लाई, प्रोविजन 143 का 12, है ना, रिपोर्टिंग वाला कंडीशंस अगर आपने फॉलो नहीं किया है, तो फिर आपको निकाल दिया जाएगा भाई, मतलब पेनल्टी में लगा दिया जाएगा आपको। चलिए वेरी वेरी गुड एवरीवन, बात करते हैं नेक्स्ट। तो लेसन नंबर 4 भी डन हो चुका। क्विकली देख लें, क्विकली देख लें, आ जाइए फटाफट। लेसन 1, शेयर होल्डर डेमोक्रेसी क्या बोलता है भाई, है ना। अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है, डायरेक्टर्स मैनेजर्स को, तो आप शेयर होल्डर से भी पूछेंगे, डेमोक्रेसी शेयर होल्डर्स को पूछो भाई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा नहीं, शेयर होल्डर से भी पूछो, ठीक है, करेक्ट। सेकेंड वाला बात जो अमेंडमेंट है वो ज्यादा मस्त लगा ना, ज्यादा मस्त लगा। बोला क्या बोलता भाई, अगर किसी को रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो या अपॉइंटमेंट कर रहे हो, इसका पहले नाम पुट एंड लॉस हो चुका है, उसको रिजेक्ट कर दिया शेयर होल्डर्स ने, उसको वापस लाने वाले हो ना, तो नाम रिकमेंड कौन करता है? नॉमिनेशन रिविजन कमेटी करता है ना। तो भाई क्या रीजन है जो इसको लाना चाहते हो तुम? दो। और सुनो, इसको झलकाओ 102 में, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, खत्म। पेनल्टीज, ट्रांसफर प्रोविजंस में पेनल्टीज को कम किया गया, फ्लैट कर दिया गया, है ना, 50,000 कंपनी एंड ऑफिसर्स डिफॉल्ट का सबका। चलिए रेक्टिफिकेशन रजिस्टर मेंबर में भी पेनल्टी, मतलब सॉरी यहाँ पे तो वही कर दिया गया, एनसीएलटी का हटा ही दिया गया भाई, करेक्ट ना। चलो ठीक है, कर लेगा काम, आपने ऑर्डर दे दिया, वो काम कर लेगा। चलिए
नहीं तो फिर एनसीएलटी का पास अपना पावर है। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा 452 में, वहां पे क्या बोलता भाई, विथ होल्डिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, है ना, पनिशमेंट है उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलता भाई जेल का कोर्ट प्लीज 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 कोर्ट प्लीज जेल का प्रावधान ना दे इसको, बिकॉज इसका पैसा ना कंपनी ने भी लेके रखा है, करेक्ट है ना। वो भी एम्प्लॉय का पैसा, प्रोविडेंट फंड, समझ रहे हो, ग्रेचुटी हो रे बाप रे बाप, पैसा बहुत तगड़ा पैसा, तो नहीं दीजिए उसको, ठीक है, करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर अपन ने सीखा लेसन नंबर 4, फ्रॉड एंड, यहाँ पे ऑर्डर्स को लेकर बात है कि अगर आपने रिपोर्टिंग गलत किया या रिपोर्टिंग नहीं किया, आपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया ना भाई, तो आपका फाइन जो था ना, हम उसको कम किए, कोई चाप नहीं, बट प्लीज करिए, करेक्ट है ना। अब डर गया ऑर्डर लोग, कैसे 25 लाख 25 नहीं, ठीक है, तो भी क्या 5 लाख एंड 1 लाख रुपीज कर दिया गया। वेरी वेरी गुड एवरीवन, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए हमारे अमेंडमेंट में। देखिए ये जो सेबी का रेगुलेशंस है, प्रोहिबिशंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, है ना, इसमें एक्सप्लेनेशंस ऐड किया गया है ना। रेगुलेशंस 4 का अंदर एक्सप्लेनेशंस ऐड किया गया कि भाई मैनिपुलेटिव किसको बोलते हैं, मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं, है ना, तो उसको ऐड किया गया, करेक्ट है ना। तो आप इस वर्ड्स को आप ले सकते हो अपने एग्जाम्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, ठीक है ना। देखो ना, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, मतलब क्लैरिफिकेशंस आए इस पे, इट इज क्लैरिफाइड दैट एनी ऑफ द डाइवर्सन्स, मिसयूटिलाइजेशंस, सिम्फोनिंग ऑफ एसेट्स, अर्निंग ऑफ अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, करेक्ट है ना, हम माना जाएगा इस तरह का काम करते तो क्या माना जाएगा, कंसिडर एज मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एवरीवन, मैनिपुलेटिव, फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एवरीवन, करेक्ट है। सो explanations under rule 4 has been added. You can take this language while answering in exams everyone, है ना। तो आप यहां से लैंग्वेज थोड़ा कोशिश करेंगे ड्राफ्ट करने का एग्जाम्स के लिए, है ना। बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया गया, डाइवर्सन्स, मिसयूटिलाइजेशन, सिम्फोनिंग ऑफ एसेट्स, अर्निंग्स, किसी भी तरह अर्निंग्स से उल्टा फुल्टा दिखा रहे हो भाई, नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते प्लीज। इसको माना जाएगा क्या, मैनिपुलेशंस माना जाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बेसिकली क्या ऐड हुआ है भाई, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशंस ऐड हुआ है, एक्सप्लेनेशंस ऐड हुआ है एवरीवन। तो एक्सप्लेनेशंस ऐड हुआ है, आप यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, बस 3 4 5 6 वर्ड्स पे फोकस करेंगे ताकि आप आंसर्स में अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर पाए, ठीक है ना, करेक्ट है। चलिए देख लो ना, provides that no person shall indulge in a manipulative, fraudulent, and unfair trade practice in securities market. An expense has been added to the said regulations for explaining deemed manipulative, fraudulent, and ठीक है, करेक्ट है। चलिए, वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट 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 एवरीवन, नेक्स्ट रेगुलेटरी एक्शंस एवरीवन, रेगुलेटरी एक्शंस। यहां पे इसी चीज को जो अपन डिस्कस किए भी थोड़ी देर पहले, देखो ना, प्रोहिबिशंस ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एवरीवन, इसी चीज को दूसरे चैप्टर्स में भी सेम तरीके से बताया गया है, तो आप लिख दो सेम एज अर्लियर, ठीक है, बस, ठीक है, आप इसको वैसे डील कर लोगे। यहां पे देखो ना, माना जाएगा कि आपने ये मैनिपुलेटिव काम किया है अगर आप कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हो, है ना, करेक्ट ना, सिम्फोनी ऑफ एसेट्स करते हो, डाइवर्सन मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड करते हो आप, तो भैया ये माना जाएगा कि आपने मैनिपुलेटिव वाला काम किया है, मैनिपुलेटिव वाला काम किया है, मैनिपुलेटिव वाला काम किया है। इट्स अ डीम्ड मैनिपुलेटिव एवरीवन, क्या, इट्स अ डीम्ड 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 मैनिपुलेशंस, इट्स अ डीम्ड मैनिपुलेशंस एवरीवन, इट्स अ डीम्ड मैनिपुलेशंस, वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, तो यहां तक लाइफ इजी एवरीवन, लाइफ इजी, करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। Now everyone, International Financial Services Center Authorities Act 2019 inserts section number 44A, फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज एक्ट वाला, है ना। चलिए, इसमें बेसिकली कुछ हमें
जो पढ़नी है वो ये पढ़ने, आप तो इसका चैप्टर से अच्छा डील कर रहे होगे। यहाँ पे बेसिकली पावर्स को लेकर बात किया कि आरबीआई से पावर वो ले लिया गया है ना, और यहाँ पे एक अथॉरिटी अलग से बनाया गया है, वो देखेगा भाई किसको, इस पूरे काम को वो रेगुलेट करेगा, करेक्ट ना। देख लेते हैं भाई, वर्च्यू ऑफ सेक्शन 33 इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी एक्ट, पावर एक्सरसाइज बाय आरबीआई अंडर दिस फेमा फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, सबके लिए नहीं, इसके लिए आईएफएससी के लिए, आईएफएससी के लिए, आईएफएससी के लिए आरबीआई रेस्ट करिए आप, हम ये अथॉरिटी तो बनाए है ना, करेक्ट ना। ये चेक करेगा बाहर से फंडिंग को लेकर क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, सब वो कन्वर्ट करेगा, मतलब अब आरबीआई की जगह ये सब कुछ देखने वाला है भाई, ठीक है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इज सेइंग द पावर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी इन सो फार एज रेगुलेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर परमिटेड टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, है ना। तो जो अंडर द फेमा एक्ट का जो पावर था ना, वो भी किसके पास चला गया, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के पास चला गया, ठीक है ना। वापस से रीड कर लेंगे आप, देखिए यहाँ पे ऊपर क्या बोला हुआ है, न्यू प्रोविजंस क्या बोला है, notwithstanding contained in any other law for the time being in force, the powers exercisable by Reserve Bank under this act shall not extend to an IFSC setup under the section इतना of special economic zones, ठीक है ना, करेक्ट है ना। कौन एक्सरसाइज करेगा, shall be exercised by international financial service center authority, है ना। देखिए ये चैप्टर से आप क्वेश्चंस तो तगड़ा वाला एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है भाई मार्केट में, ठीक है ना, तो आप इसको कर लेंगे, चैप्टर्स को अच्छे से ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। वेरी गुड, प्रोफेशनल्स बंदा सब कुछ करोगे अच्छे से, बट फोकस मैं यहाँ पे जानबूझ के दिलवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से फोकस करेंगे। चलिए वेरी वेरी गुड एवरीवन। अब आ गया भैया, देखो आ गया, आ गया क्या आ गया, टैक्स आ गया, टैक्सेशन आ गया भाई, टैक्सेशन, टैक्सेशन आ गया, करेक्ट है, टैक्सेशन आ गया। ये बेसिकली ना रिलैक्सेशन ऑफ रिकवरी का जो प्रोसेस होता है उसके लिए है, करेक्ट ना। यहाँ पे आप सब टैक्स वाले चीजों में अच्छे से पढ़ लिए होगे आप, तो मैं बस हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, बस उसके बाद मैं मेन जो लॉज वाला पार्ट है उस पर डिस्कस करेंगे अपन, टैक्सेशन पार्ट आप देख लोगे। देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी बिना अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर्स का, है ना, अब किसी को नोटिस वगैरह नहीं भेजेगा, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये चेंज आया है, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट में चेंज आया है, ठीक है। अब इसको रीड करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज ना इनकम टैक्स का डाला गया है। नेक्स्ट 133C के अंदर, करेक्ट है, बेसलेस कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसलेस कनेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन भैया जाकर देने का दरकार नहीं है आपको, जाकर इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास देने का दरकार नहीं है, रोबोटिक सिस्टम बना रहे भाई, फेसलेस बात होगा अपना, करेक्ट है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, करेक्ट है ना। चलिए आगे बात करते हैं अपन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन भाई, इसमें भी फेसलेस का बात है ना, देखो ना, लिमिटिंग द इंटरफेस बिटवीन द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड द एसएससी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस, है ना, introducing a team based exercise of powers including call for collect and process utilize information etc, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे रीड करने वाले हो, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आपने इनकम टैक्स में इसको अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से आपने कवर कर लिया होगा, ठीक है ना। तो चलिए अपन आते हैं CSR में, एवरीवन कहाँ आते हैं, CSR में, ठीक है, वेरी वेरी गुड एवरीवन। CSR में देखिए सीएसआर को लेकर ना अमेंडमेंट्स काफी जगह इनकॉर्पोरेट किया गया आईसीएसआई के मैट में। अगर आप देखोगे मैंने जो भी आपको अमेंडमेंट्स करवाया है अभी तक, उसमें देखोगे मैंने 2-3 बार हर जगह डिस्कस कर लिया है सीएसआर 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 सीएसआर, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट्स कुछ इस तरह के हैं, प्रोसीड्यूरल पार्ट में अमेंडमेंट्स आए हैं, है ना। सीएसआर अनस्पेंड वाला बात देख लो आप,
ठीक है ना। तो ये सब में आप अच्छे से फोकस करके चलेंगे, ठीक है ना। मैं वापस से यहाँ पे बता देता हूँ यहाँ पे अमेंडमेंट्स को, बट स्टिल यू हैव टू फोकस बिकॉज हो सकता है सीएसआर वाला आपको अलग वाले चैप्टर्स में आ जाए, अलग सब्जेक्ट्स में आ जाए, आ सकता है, ठीक है ना। बट आप फोकस करोगे बिकॉज सीएसआर हमको बार बार दिख रहा है सप्लीमेंट्स में, तो सीएसआर से क्वेश्चंस बनना हमको लगता है छप ही गया पेपर, है ना। पेपर तो छप गया भाई, छप गया, लीक नहीं हो रहा है भाई छप गया है पेपर, है ना। समझ रहा हूँ। तो सीएसआर इस हमको लग रहा है इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं, हो सकता है भाई, देखो अगेन इंपॉर्टेंस इज सब्जेक्ट टू मार्केटर्स, मतलब एग्जामिनर्स रिस्क, म्यूचुअल फंड का डायलॉग। तो ऐसा है, ये नहीं बोलेंगे भाई सर आपने बोला नहीं आया। देखिए आप प्रोफेशनल्स बच्चे हो, है ना, तो आपको तो पता ही है, आप एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए हो, तो आपने देखा होगा पेन, है ना। तो भाई, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा अच्छा वेटेज दे देंगे, है ना। हर वाले सब्जेक्ट्स में तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए ना, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। देखिए यहाँ पे मुझे ना डिस्कस करना है मेन, चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से तो देखिए यहाँ पे जो सीएसआर को लेकर अमेंडमेंट है वो कुछ इस तरह से है, देख लेते हैं। 135 जो हमारा सेक्शन है, 135(5) क्या बोलता है कि अगर आपका सीएसआर स्पेंडिंग बच गया है ना, अनस्पेंड है, क्या है, अनस्पेंड है भैया, है ना, तो उसको लेकर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, है ना। तो 135(5) तो पहले बोलता है भाई आपको 2% वाला कहानी, यू हैव टू ट्रांसफर, आई मीन यू हैव टू यूज दैट मनी, करेक्ट है ना, ठीक है। और क्या बोलता है भाई, प्रीवियस 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का, करेक्ट है ना। उन लोग या फिर अगर आपका बने हुए नहीं हुआ है 3 साल, तो भाई जितने समय का हुआ है उतने समय का ले लो, 2 साल का हुआ 2 साल कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 135 में तो कोई बात नहीं है, 135 में कोई बात नहीं है, ठीक है ना। 135(6) में कहानी चेंज हुआ है, ठीक है। क्या चेंज हुआ सर, देख लेते हैं, आ जाइए। तो 135 तो एज इट इज है, प्रोविजंस ऑन सीएसआर स्पेंडिंग का बात किया, प्रोविजंस ऑन सीएसआर स्पेंडिंग का बात किया, है ना, जो आपको पता ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा भाई लोकल एरिया में करोगे आप स्पेंडिंग, कहां करोगे, लोकल एरिया में करोगे, जहां पे आपका कंपनीज है वही आसपास को एरिया को पहले ठीक करिए। आप कहां चल जा रहे हैं, आसपास के एरिया को ठीक करिए आप, है ना, बिकॉज आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं आसपास का एरिया का, है ना। अरे भेड़िया आसपास का एरिया, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ना, नहीं समझ रहे, रिसोर्सेज यूज हो रहा है ना आसपास का, तो भाई आसपास का पहले डेवलप करो, अच्छे अच्छे काम करो, वो काम करो जो शेड्यूल 7 में मेंशन है, करेक्ट है ना, वेरी गुड, ठीक है ना। अब जो डिस्कस करने वाले वो ये रहा, इफ द कंपनी फेल टू स्पेंड सच अमाउंट, द बोर्ड को अपना उस बोर्ड्स रिपोर्ट में झलकाना पड़ेगा रीजंस, करेक्ट है ना, रीजन झलकाना पड़ेगा भाई मैंने काम नहीं किया, क्या रीजन है बताइए, ठीक है ना, करेक्ट है ना। और and unless this unspent amount relates to an ongoing project referred to section 135(6), है ना, करेक्ट है ना। तो भाई अगर तुमने काम नहीं किया है तो झलका दो रीजंस, और अगर काम किया है और अनस्पेंड पैसा बचा हुआ है, ठीक है ना, काम किया अनस्पेंड पैसा बचा हुआ है ना, ऑन गोइंग नहीं, प्रोजेक्ट खत्म, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट खत्म भैया, तो ट्रांसफर कर दो उस अमाउंट को, कहां पे, शेड्यूल 6 वाले, शेड्यूल 7 वाले अकाउंट में, सॉरी, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ सच एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या समझ में आया। अगर आपने काम नहीं किया तो आप झलका दो बोर्ड रिपोर्ट में, है ना, रीजंस, है ना, कंप्लाइज और एक्स, है ना, कंप्लाई और एक्सप्लेन करो भैया, एक्सप्लेन कर दिया, को एंड एक्स, करेक्ट है ना, को और एक्स एक्सप्लेन करो, क्यों 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 नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए, बताओ क्यों नहीं किए, बता दो, ठीक है। अगर आपके पास अनस्पेंड पैसा बचा है बट वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का नहीं है, तो आप उसको शेड्यूल 7 का जो फंड बना हुआ है सीएसआर का, उसमें डाल दीजिए आप, और आपके पास करीबन 6 मंथ का समय है, आप 6 महीने के अंदर पैसा को डाल दीजिए, ठीक है। ये बात तो हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद जो कहानी हुआ ना वो है, देखो, अगर ऑन गोइंग है आपका, अगर क्या प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, क्या बोला, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, एवरीवन ध्यान समझना, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग है आपका प्रोजेक्ट, है ना, तो क्या होगा उसको देखते हैं, अपन इसको रीड करेंगे अच्छे से एक बार मैंने ट्राई किया आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको बनाने का, आप देखेंगे इसको और फटाफट नोट डाउन भी कर लेंगे चलिए, मतलब पहला आपको सीएसआर कैसे करना है भाई, 2% 3 इयर्स, है ना, अगर नहीं हुआ बने हुए 3 इयर्स, जितना बना हुआ है ऐसा वहीं का ले लो भाई, ठीक है। और आपको आसपास के लोकेलिटी करना है ना, बिकॉज आप यहीं का यूज करो, रिसोर्सेज को यहीं पे करोगे, करेक्ट, ठीक है ना। और अगर आपके पास आपने नहीं किया स्पेंड ना, तो आप रीजन बता दो, और अगर आपके पास अनस्पेंड पैसा बचा हुआ है बट वो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का नहीं है,
प्रोजेक्ट खत्म हो गया इसका मतलब, तो आप उसको ट्रांसफर कर, 6 महीने का टाइम है आपको, कौन से फंड में, शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर कर दे। लेकिन अगर आपके पास एवरीवन, अगर आपके पास ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के हैं पैसे, तो क्या होगा, वो अमेंडेड पोर्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, ध्यान समझना। पहला बात क्या बोल रहा है भाई, पहला बात क्या बोल रहा है, ध्यान से, पहला बात क्या बोल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, क्या है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, अनस्पेंड पैसा है, या अनस्पेंड पैसा है, अनस्पेंड पैसा है भाई, अनस्पेंड पैसा है, ठीक है, ठीक है, ट्रांसफर करो उसको 30 दिन के अंदर। ओहो सर, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा एक सेकंड, पैसा बचा ना, हाँ अनस्पेंड है ना, अनस्पेंड यूज होगा ना, हाँ होगा, कहां पे ट्रांसफर, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट खोलो, इसका नाम होगा अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट, उस सेम ईयर का पैसा को आप ट्रांसफर कर दोगे, क्या समझे, क्या समझे, ध्यान समझेंगे। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अनस्पेंड पैसा बचा है आपके पास, उसको ट्रांसफर कर दीजिए आप विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, कहां पे, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए आप। वेरी वेरी गुड एवरीवन, फॉर द सेम फाइनेंशियल। और ये पैसा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक का जो अकाउंट खोले, अनस्पेंड में रख दिए, इस पैसे को आप यूज कर सकते हैं 3 साल तक फ्रॉम द सच डेट ऑफ ट्रांसफर, 3 साल तक फ्रॉम द सच डेट ऑफ ट्रांसफर एवरीवन, 3 years तक फ्रॉम द डेट ऑफ सच ट्रांसफर। लाइफ इज इजी ना, वाई यू आर सो बिजी while doing or reading or this, no। अब देखिए यहां पे, यूज बाय 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एवरीवन, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, स्टिल अनस्पेंड, ओ ओ स्टिल अनस्पेंड, स्टिल अनस्पेंड, 3 साल तक तुम यूज नहीं किया पैसा को, स्टिल अनस्पेंड, अब हो गया, हो गया, टाइम हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, जाओ शेड्यूल 7 फंड में 30 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दो। शेड्यूल 7 वाले फंड्स में, सीएसआर के फंड्स में आप 30 डेज के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए एवरीवन। तो फटाफट देख लीजिएगा आप, आई होप आप इसको उतार लियोगे। देखो, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का बात किया, अनस्पेंड का बात किया, करेक्ट है ना, फॉर द सेम फाइनेंशियल का बात किया, ठीक है ना, विद इन 30 डेज आप क्या करो, ट्रांसफर कर दो अनस्पेंड अकाउंट, जो कहां पे खोलोगे आप, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में अनस्पेंड अकाउंट, अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट बोल के खोलोगे आप, ठीक है, उस पैसे डाल दिए। अब उस पैसा को आप ना पार्टी नहीं करोगे, पार्टी 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 नो पार्टी, इस पैसा को यूज करो, 3 साल का समय आपके पास, 3 साल, हाँ भाई 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 बना, 3 साल, 3 साल आपके पास, 3 साल, 3 साल पैसा को यूज करो आप, ठीक है। अगर आपने स्टिल अनस्पेंड किया, स्टिल बच गया, अब तो जो भाजू अब दे दो भाई, सीएसआर वाले फंड में डाल दो 30 दिन के अंदर, ठीक है ना। तो ये हमारा अमेंडमेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं आगे, ठीक है ना, अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं विद द सप्लीमेंट ऑफ ICSI फंड, ठीक है, करेक्ट है ना। और भैया पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए ना, तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा, करेक्ट है ना, आपको भी मेरे को भी, प्लीज लाइक करते रहिए। चलिए, वेरी वेरी गुड एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशंस एज पर सप्लीमेंट। तो मैं आता हूं अब सप्लीमेंट पे, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अपन, ये रहा ऑन गोइंग है ना, अनस्पेंड, चेंजेस एनी अमाउंट अनस्पेंड अंडर सेक्शन दिस पर्सन टू एनी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, क्या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, क्या ऑन गोइंग प्रोजेक्ट fulfilling such condition as may prescribed under by a company in pursuance of CSR policy shall be transferred by the company within a period of 30 days। बात हो चुका है, हम लोगों ने चार्ट में उसको बना के देख लिया। to a special account opened by on behalf of that financial year, बात की ना अपन, on behalf of that financial year everyone, for same financial year, for same financial year everyone, very very good, very very good everyone। चलिए ओके, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, चलिए नेक्स्ट, स्पेशल अकाउंट एन शेड्यूल बैंक, ठीक है, विद इन पीरियड ऑफ 3 years, failing which the company shall transfer within 30 days from the date of completion of that third financial year। तो फिर 30 दिन के अंदर आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर कर दोगे। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? चलिए लाइक कमेंट करते रहिए, ठीक है ना।
और शेयर कर लीजिए, बिकॉज सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट लग सकता है मेरे को, लग रहा है कि एग्जाम में सीएसआर क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, पेनल्टीज। पेनल्टीज भी देख लीजिए भैया, पेनल्टीज को यहाँ पे अमेंड किया गया है, पेनल्टीज को यहाँ पे अमेंड किया गया भाई, पेनल्टीज को यहाँ पे अमेंड किया गया है, ठीक है ना, करेक्ट ना। जो पहले पेनल्टीज था ना 50,000 25 लाख की जो कॉमन पेनल्टीज था ना, इसको अब हर जगह से कहीं ना कहीं मिनिमाइज किया गया है, आप देखिए। चलिए, और सीएसआर के क्षेत्र में क्या ना भाई, यहाँ पे ये डिपेंड कर दिया पेनल्टीज कि आपने अनस्पेंड पैसा का यूज नहीं किया, उसके ऊपर पेनल्टी को बेस किया गया है ना, अनस्पेंड पैसा का, ठीक है ना। देखते हैं, लाइबल टू पेनल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द फंड दिस। ओ माय गॉड, 2 गुना सर, 2 टाइम्स, यस 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 यस। यही नहीं, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। तो मतलब मैक्सिमम केस में 1 करोड़ तो पेनल्टी दे रहे हो आप, 1 करोड़ तो पेनल्टी आप दे रहे हो भाई, ठीक है ना। तो कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी। आपके केस में अमाउंट क्या था वो आप देख लीजिए, टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 और अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंट एज द केस में भी ऑफ और ₹1 करोड़ विच एवर इज लेस। ये तो किसके लिए था? कंपनी के लिए था। ये किसके लिए था? कंपनी के लिए था। अब अपन देख रहे हैं किसके लिए, बोलो ना, अब ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी के लिए, है ना। बोल रहा 1/10, 1/10 अनस्पेंड अमाउंट का 1/10, अनस्पेंड अमाउंट का 1/10 लेंगे आप, अनस्पेंड अमाउंट का क्या 1/10 लेंगे, करेक्ट ना। देखो ना, 1/10 ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर द कंपनी टू सच फंड, इतना, और अनस्पेंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, है ना, अकाउंट एज द केस में भी 2 लाख और 2 लाख विच एवर इज लेस। तो पेनल्टीज चेंज हुआ है ना। पेनल्टीज याद हो गया, 2 टाइम्स, जितना सीएसआर आपको डालना चाहिए था ना भैया, उसका 2 टाइम्स डाल लीजिए। कितना डालना चाहिए आपका? 1 करोड़, 2 करोड़, चलिए, है ना, करेक्ट है। और ₹1 करोड़ विच इज लेस टू 1, तो 1 तो किसी भी हालत में जाना ही है आपका, करेक्ट है ना। जो लेस होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, खेलते रहेगा इसके साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयज के लिए कि ऑफिसर्स को लेके बोला भाई 1/10 जितना आपको डालना चाहिए था, और ये जो हमारा 2 लाख है विच एवर इज लेस एवर 1। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक करीबन 5-6 प्रोविजंस पढ़ा है, जहाँ में पेनल्टीज रिडक्शंस, पेनल्टीज का चेंज किया गया है, कहीं पेनल्टीज को फ्लैट रखा गया है ना। तो आप देख लेंगे, तो इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट डाला है, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है कि आप ये कम से कम देख कर जाएं, ठीक है ना। और पास्ट एक्सपीरियंस यही है भैया कि आप 15 to 20 मार्क्स आप अमेंडमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स को लेकर, ठीक है ना। तो हो जाइए शुरू और पढ़िए इसको। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात। तो अब हम लोग सीएसआर में ही बात करते हैं, सेट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। डायरेक्शंस का बात है, फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, सेट ऑफ भी हो सकता है क्या? यस, सेट ऑफ भी हो सकता है भाई, सेट ऑफ भी हो सकता है, सेट ऑफ भी हो सकता है। एक्सेस पेंडिंग कर दिया, आपको जो एक्सपेंडिंग करना था 2% वगैरह, ठीक है ना, आपने कर दिया है, तो कोई बात नहीं, हम आपको मौका देते हैं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सर रूल के अगेंस्ट में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ लिखा हुआ है सर? 2% विल बी अलाउड टू सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट आउट ऑफ देयर ऑब्लिगेशंस, है ना, ठीक है। टू सच सक्सीडिंग फाइनेंशियल एज मे बी प्रिस्क्राइब, बताया जाएगा आपको सीएसआर रूल्स के अंदर, आप उसको सेटअप कर लीजिए। आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया ना भाई, कोई बात नहीं, आपको सेटअप का मौका देंगे, अच्छी बात है। सेटअप आ गया तो भाई अच्छी बात है ना, तो खुल के आप काम कर पाओगे, है ना, करेक्ट है ना, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अच्छा बात है, सीएसआर कमिटी को लेकर है, कमिटी को लेकर है, कमिटी को लेकर, एवरीवन कमिटी को लेकर। आई कैन एक्सपेक्ट इन अ केस स्टडी, हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर क्यों? यहां पे कमेटी का गठन को लेकर ना क्वेश्चन पूछा गया है, बन सकता है। देखो, हमें हमारे पास अगर सेक्शंस एप्लीकेबल होते 135, तो हमें क्या करना पड़ता है? कमेटीज अपॉइंट करो, कमेटीज को गठन करो,
कॉन्स्टिट्यूट करो एंड देन जो हमारा CSR का स्पेंडिंग है वो करो आप, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोले, ध्यान समझना, अगर आपका जो CSR का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना वो 50 लाख से एक्सीड नहीं होता, अगर आपका CSR का जो स्पेंडिंग बनता है ना भाई वो 50 लाख से एक्सपेंड नहीं होता भाई, नहीं होता, तब आप CSR कमेटी गठन मत करिए। आप नॉर्मल बोर्ड वाला है ना, बोर्ड बोर्ड बोर्ड, अरे BOD तो होता है ना, अरे भाई कैसा बात करता है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना, हेलो, है ना, मैनेज बाय इंडिविजुअल पर्सन, दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा भाई, तो जब BOD होगा तो उसी से काम करवा लो, डिस्चार्ज करवा लो काम अपना, ठीक है, पढ़ लेंगे आप। So the requirement of costs of the corporate responsibility of this kind of companies shall not be applicable, and the function of such committee will be done by whom? BOD will be done by whom? BOD everyone, ठीक है ना। तो ये है हमारा इसमें अमेंडमेंट CSR का, ठीक है ना। CSR भाई CSR करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, वैल्यूअर का पेनल्टीज को थोड़ा यहाँ पे दर्शाया गया है ना। पेनल्टीज, वैल्यूअर कौन होता है भैया? शेयर्स का वैल्यूएशन बोलो, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, जहाँ पे डिस्कस किया गया ना कंपनीज एक्ट में, जब कभी भी वैल्यूएशन चाहिए होगा तो आप वैल्यूएशन वाला जो वैल्यूअर्स होगा उससे आप लोगे, आप लोग ट्रेनिंग कर रहे होगे, सीख रहे होगे, ठीक है ना, तो आप सुनोगे, तो उनके लिए ना पेनल्टीज को थोड़ा सा दर्शाया गया अलग से ना। उसको फ्लैट पेनल्टी किया गया, फ्लैट 50,000 रुपीज। अगर आप 247 वैल्यूअर 247 के तहत, तू चाप मतलब देख, तेरा पेनल्टी हम पर क्या कर दी, देख देख, ये सब था ताम झाम, है ना, ये 50 उसको याद रहेगा, 50, ठीक है, करेक्ट ना। तो पेनल्टीज कितना हो गया? 50,000 रुपीज हो गया। अगर आपने इसका उल्लंघन किया तो आपको 50,000 का पेनल्टीज देना पड़ सकता है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बात करते। आज जाइए 446 बी क्यों पीछे रहेगा भाई? जब आपने वैल्यूअर्स को छोड़ दिया तो भैया OPC को देखिए ना, स्मॉल कंपनी को देखिए ना, है ना, कुछ सोचिए ना उसके लिए। अच्छा सोचते हैं भाई, क्यों नहीं सोचे, आ जाइए। देखिए पुराना 446 बी क्या बोलता था कि जहां पे भी कंपनीज एक्ट में पेनल्टीज का प्रोविजंस है, OPC के लिए हमें छूट देते थे। OPC के लिए छूट देते कहां पे सर? इसके 92 में देते थे, है ना, 92 रेजोल्यूशन पास करने वाला, सबमिट करने वाला जो सेक्शन है 117, और एनुअल रिपोर्ट्स वाला कहानी 137, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिशंस, है ना, करेक्ट है। तो इन सब सेक्शंस में हम आपको कुछ छूट देते थे, क्या कि आपके पेनल्टीज को हाफ कर देते थे, है ना, देखो ना, शैल नॉट बी मोर देन हाफ, 1/2, करेक्ट है। अब क्या ऐड हुआ है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप काम करिए, चाप न लीजिए, आप काम करिए, आप काम कर, गलती होगा कोई बात नहीं, गलती होगा, सिर्फ इसी में नहीं, सिर्फ 1 2 3 में नहीं भैया, 1 2 3 में नहीं, सिर्फ इसी में नहीं भैया, हम आपको और भी देने वाले हैं, और भी देने वाले, कहां देने वाले, देखिए, एनी, लिखो ना, एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, एनी प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट में अगर आपको कुछ चाहिए ना रिलैक्सेशन, ले लीजिए अपना एनी प्रोविजन, किसके लिए? OPC, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, प्रोड्यूसर कंपनी, ठीक है ना, और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट इनके, ठीक है। तो सर ये तो बड़ा चेंज हुआ, हाँ, देखिए चाइना तो ऐसे ही आगे बढ़ा था ना, चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बना, है ना। अगर आप पेनल्टीज इंपोज करते रहेंगे तो भाई कोई बिजनेस खुल के नहीं कर पाएगा ना, ठीक है ना, थोड़ा रिलैक्सेशन देना जरूरी है ना। तो यहाँ पे 92 ही नहीं, 117 ही नहीं, 1137 ही नहीं, 92, 117 और 113 ही नहीं, है ना, 92 रिपोर्ट्स वाला कहानी, 117 फाइलिंग ऑफ रेजोल्यूशंस वाला कहानी, है ना, 137 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला। सुनो ध्यान से, चिलैक्स रहो, एनी लिख दिया क्या? एनी, ठीक है ना, OPC, स्मॉल कंपनी एंड स्टार्टअप्स, ठीक है, करेक्ट है। याद रखिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, तो आप इसको प्रिपरेशन करेंगे, है ना, ले लेंगे। अभी याद हो गया होगा आपको, याद हो गया ना, एनी, है ना, बाकी सब सेम है। Which shall not be more than 1/2 of the penalties specified in the such provisions, maximum of 2 lakhs and 1 lakh rupees of default. Shall not be more than 1/2 of the penalties specified in such provisions, उस provisions में होगा subject to कितना? 2 lakh maximum, 2 lakh maximum, करेक्ट ना। तो यहाँ पे तो सर भैया
वन हाफ था, करेक्ट है। मैक्सिमम क्या बोल दिया भैया, 2 लाख बोल दिया। लो, इससे ज्यादा तुम्हारा पाप नहीं होगा कुछ, है ना, ले लो 1 लाख, करेक्ट है ना। धंधा पे फोकस करो, धंधा पे फोकस करो, धंधा पे फोकस करो। चलिए, वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड। तो वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं अपन, आ जाइए सब कोई, देखिए ध्यान से। तो सर ये प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। स्टार्टअप्स, स्टार्टअप जिसको बोला जाता है एज पर दी रेगुलेशंस ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसके हिसाब से वो देख लोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका बात तो कर लिया सर, आ जाइए नेक्स्ट। नाउ 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 एवरीवन, एजुकेशन में पेनल्टी से क्या बात है, देख लेते हैं। एनुअल रिटर्न्स को लेकर और फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर क्या है। The following provisions have been certain, namely, provide that in case of default related to non-compliance of this sections and this sections, such default has been rectified either prior or to within 30 days, है ना। अगर आपको मिलता है मौका चेंज करने के लिए तो कर लीजिए, डायरेक्शन से अथॉरिटी ने बोला तो आपको चेंज करना है तो कर लीजिए, ठीक है ना। तो कोई पेनल्टीज वगैरह नहीं लगेगा, मान लिया जाएगा कि ये कंक्लूडेड है, अच्छे से आपने फाइल किया, कंक्लूड हो गया, मान लिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चेंज हुआ है, ठीक है ना, एजुकेशन पेनल्टीज में अगर वो बोलते हैं तो आपको चेंज करना पड़ेगा। एंड सच डिफॉल्ट हैज बीन रेक्टिफाइड आइदर प्रायर टू और विद इन 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ नोटिस बाय द एजुकेशन अथॉरिटी, ठीक है ना। नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड एवरीवन। तो लीजिए ना, बिजनेस को इजी करने के लिए यहाँ पे किया गया, करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नाउ इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, हम लोगों ने इसको एसएलसीए में डिस्कस किया था, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ यहाँ पे पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया गया सेबी के द्वारा, और ये इन्वेस्टिगेट करेगा अपने इच्छे से, सुओमोटो या किसी से इन्फॉर्मेशन मिला तो करेगा, ठीक है ना। किसको करेगा सर, देखिए ना, ईश्वर को कर सकता है या लीड मैनेजर को कर सकता है, ध्यान समझेंगे। इन्वेस्टिगेशन करेगा क्या, कर सकता है। किसका इन्वेस्टिगेशन करेगा सर, ईश्वर करेगा या तो फिर लीड मैनेजर करेगा। किसको, ईश्वर करेगा या तो फिर लीड मैनेजर करेगा भाई, ठीक है। कैसे कर सकता, देखते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन में क्या चेक करेगा, बोले एक्ट्स वगैरह देख लो भाई, जो जो एप्लीकेबल एक्ट्स है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं, ओके है या नॉट ओके है, वो देख लो। तो सेबी अपना देख रहा होगा, कंपनीज एक्ट का देख रहा होगा, और डिपॉजिटरी एक्ट का देख रहा होगा, बाकी जो कनेक्टेड रूल्स है वो देख रहा होगा, ठीक है ना। वेरीफाई करेगा, है ना, कि रिक्वायरमेंट्स उसने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज का फॉलो किया है कि नहीं, सेबी वेरीफाई करेगा। अच्छा, वेरीफाई सेबी अपना ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, भाई जाओ जाओ जाओ, देख लो, वेरीफाई कर लो, चेक कर लो, करेक्ट है। वेरीफाई करेगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ लिस्टिंग कंडीशंस, इसका लिस्टिंग कंडीशंस का वेरिफिकेशन का रिक्वायरमेंट करेगा, सही बात है सर, करेक्ट ना। कितने कंप्लेंट्स रिसीव हुए हैं और कितने कंप्लेंट्स बचे हैं वो सब चेक करेगा वो, करेक्ट ना। और इंक्वायर करेगा अफेयर्स ऑफ द इशूअर टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर प्रोटेक्शंस, आपने क्या क्या काम करा है उसके लिए। नेक्स्ट, और कुछ डायरेक्शन देगा, तो अगर आपको दिया है तो आपने क्या उस डायरेक्शंस को कंप्लाइट किया है या नहीं किया। तो फटाफट वापस देख लेते हैं ध्यान से, क्विकली। वेरीफाई करेगा आपने प्रॉपर एक्ट का पालन किया है कि नहीं। नेक्स्ट, आपने नॉन कन्वर्टिबल्स जो हमारा रेगुलेशंस है उसका आपने पालन किया है कि, लिस्टिंग कंडीशंस का पालन किया है कि नहीं, है ना। और आपके पास जो कंप्लेंट रिसीव होता है ना मार्केट पार्टिसिपेंट से, उसका क्या रेजोल्यूशन होता रहता है टाइम टू टाइम, वो चेक करेगा। अफेयर्स आपका इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शंस के लिए है ना, टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स, है ना, ऐसा है ना कि ऐसा तो नहीं कि आप फंसाना चाहते हो इन्वेस्टर्स को, वो चेक कर लेगा। और सेबी ने अगर मान लो कभी भी तुमको डायरेक्शन दिया है तो क्या आपने उस डायरेक्शन का पालन किया है ना, वो सब चेक कर लेगा वो, ठीक है ना। तो सेबी ये सब काम करवा सकता है एवरीवन, ठीक है ना, करेक्ट है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सेक्शन नंबर 24 सेबी एक्ट का, सेक्शन नंबर 24 जो रिलेटेड है 439 ऑफ दी कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। इसमें सेबी बोल रहा है कि अपने इच्छे से या इंफॉर्मेशन से मिला, अपने इच्छे से या इंफॉर्मेशन मिला किसके लिए, ऑन द कंप्लीशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंस्पेक्शंस। ओहो, अच्छा सर, ऑन द कंप्लीशन ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंस्पेक्शंस के लिए, या इन्वेस्टिगेशन बचा हुआ है, तो बोलेगा ठीक है काम करो, सुनो हम डायरेक्शन देते हैं क्या, इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग्स, क्या, डायरेक्टिंग द इशूअर टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी, पैसा वापस कर दो एप्लीकेंट्स को, है ना, पैसा वापस कर दो, वापस से बोल रहे हैं क्या, आइदर सुओ मोटो या इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ सेबी के द्वारा, तो बोलता है ऑन द कंप्लीशंस और पेंडेंसी ऑफ इंस्पेक्शंस, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, इशू और पास सच डायरेक्शन एज ए डीम फिट इंक्लूडिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, है ना।
पैसा वापस कर दीजिए आप। नेक्स्ट, फर्दर आप डील नहीं करेंगे सिक्योरिटी मार्केट में, डील आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्टिंग प्रिंसिपल्स कंसर्न नॉट टू एक्सेस सिक्योरिटी मार्केट। नेक्स्ट, दूर हो जाइए, दूर हो जाइए। कौन? रिस्ट्रेनिंग इशूअर्स और प्रोमोटर्स मेकिंग फर्दर इश्यूज ऑफ नॉन कन्वर्ट। अभी आप इशू नहीं करेंगे फर्दर, ठीक है। डायरेक्टिंग द पर्सन कंसर्न टू सेल और डाइवेस्ट द नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, करेक्ट ना? या प्लीज कर देगा फर्दर काम करने के लिए आपसे, ठीक है ना? और कुछ और डीम प्रॉपर फिट लगता है उसको, एज इट में डीम फिट, देन आपका वो वैसा ऑर्डर पास कर सकता है, डायरेक्शंस ऐसा दे सकता है आपको। तो आप कुल मिलाकर 4-5 याद रखेंगे, ठीक है ना? बिकॉज यहाँ स्पेसिफिकली दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना? तो आप इसको देखेंगे, करेक्ट है। चलिए, predicting the issues to refund the money, है ना? नेक्स्ट क्या? यू कैन नॉट डील फर्दर इन दिस मार्केट, यू कैन नॉट इशू नॉन कन्वर्टेबल काइंड ऑफ शेयर्स, ठीक है ना? और भी रिलेटेड आपका होगा तो डायरेक्शन दे सकते हो, जिसको अच्छा लगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन। इनकम टैक्स आ गया, तो मैंने बोला इनकम टैक्स, आपने इनकम टैक्स के प्रोविजंस में अच्छे से पढ़ लिया होगा, 144B, है ना? यहाँ बेसिकली मैं हाईलाइट करवाता हूँ, फटाफट देख लीजिए। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर आया, रोबोटिक काम होगा, करेक्ट ना? तो फटाफट रेजोल्यूशन होना चालू हो जाएगा, करेक्ट ना? इन्फॉर्मेशन भी आपसे ऐसे ही लेंगे, आपसे मुलाकात भी ऐसे ही होगा, और आपका पेनल्टी भी ऐसे इंपोज कर सकता है, ठीक है ना? तो सेटलमेंट भी ऐसे हो सकता है, ठीक है ना? तो डिस्प्यूट सेटलमेंट रेजोल्यूशन वाला कहानी आ गया भाई। तो यहाँ पे आप इसको देख लोगे, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ और डिस्कस करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्रोसीजर लाया है, होल्डिंग इंक्वायरी एंड इम्पोजिंग वाला कहानी, है ना? है ना? इस रूल्स में कुछ सर्विस ऑफ नोटिस के लिए यहाँ पे चेंजेस है, वो चेंजेस को देख लेते हैं। मैं डायरेक्टली चेंज में आता हूँ। सर्विस ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर्स, ध्यान समझना। नोटिस कैसे सर्व्ड होंगे उसको लेकर बना हुआ है। देखो ये एक ऐसा मैटर है, इसमें लिटिगेशंस काफी हो जाता है, ठीक है ना? कि भाई नोटिस प्रॉपर नहीं है, करेक्ट ना? तो इस सब चीज के लिए क्लैरिटी दे दी गई। कोर्ट ने बोला भाई तुझसे भी डाल, तो डाल दिया इसने। तो रूल 7 हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड विद द फॉलोइंग्स, तो रूल्स को ही सब्स्टिट्यूट कर दिया गया नोटिस वाला। अब देखिए क्या है, आपको सर्व्ड होगा ऑन द पर्सन थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स, है ना? इस मोड्स में आपको सर्व हो सकता है। बोला कैसा? टेंडरिंग, डिलीवरिंग, ठीक है ना, टू दैट पर्सन और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, बाय डिलीवरिंग और ट्रेनिंग इट टू दैट पर्सन और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट, ठीक है, by sending it to person by fax, electronic mail, electronic instances, messaging services along with electronic mails etc, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट तो वैसे ही कवर्ड है ना? तो भैया ये बात तो हो गया, करेक्ट है। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट वगैरह तो सेंड कर रहे हैं हम लोग उस प्लेस में जहां आप लास्ट पाए जाते थे। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। ये आप कहां पाए जाते थे वहां से आपको मैं बता दिया, ठीक है ना? देख लो कहां पाए जाते थे, आप देख लीजिए भैया, करेक्ट है। तो लास्ट नोन प्लेसेस में, है ना? करेक्ट है ना? या तो आप वहां पे रहते थे या काम करते थे, फॉर गेन्स विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू, ठीक है, करेक्ट है। तो कैसे भेज सकता है? डिलीवरी कर सकता है आपका रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, है ना? इलेक्ट्रॉनिकली मीडिया के थ्रू भी कर सकता है। और यहाँ पे इसने बोला भाई कहाँ पे करेगा? जहाँ पे आप लास्ट पाए गए थे वहां पे कर सकता है आपको, ठीक है ना? वहां पे आपको कर सकता है। नेक्स्ट देखो ना, फैक्स से भी कर सकता है आपको, और फैक्स में सब कुछ बता देगा, कितना नंबर ऑफ पेजेस भेज रहे हैं आपसे, क्या क्या है, वो डिटेल्स आपको अच्छे से दर्शा देगा, है ना? करेक्ट है? आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? आर यू थ्रू विद दिस? चलिए नेक्स्ट सुनो, अगर ये भी काम नहीं हो रहा है, फेलियर हो गया अभी सर्विस नोटिस के लिए, तो हम चिपका देंगे जाकर, आप जहां पाए जाते थे ना वहां पे जाकर चिपका देंगे भैया, करेक्ट है ना? हाँ, और किसके दो विटनेस रहेगा वहां पे, उसके सामने चिपका देंगे, करेक्ट ना? देखो ना, इन केस ऑफ फेलियर टू सर्व द नोटिस और ऑर्डर थ्रू एनी ऑफ द above मोड, द नोटिस और ऑर्डर मे बी affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have the last resided, ठीक है ना? Carried on the business of personal works, gains written,
एंड द रिटन रिपोर्ट्स देयरऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेस। टू विटनेस को लेंगे और रिपोर्ट बना देंगे, यस ये मैंने चिपका दिया। मतलब इसे मान लिया जाएगा कि नोटिस हैज बीन सर्व्ड। सो इससे क्या होगा कि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि आपको पता लगाना है भाई कि मैंने पुराने घर, मेरा पुराने ऑफिस, मेरे वहाँ पे नोटिस आया कि नहीं आया, देख लो। करेक्ट है ना? अच्छा, नीचे हम ना बहुत चेंजेस पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा सर्विस फॉर नोटिस है ना भाई, ऑर्डर्स, ये एक्चुअली तुमको हर जगह मिलने वाला है नीचे, ठीक है ना? तो मैं क्विकली वहाँ पे बोल दूंगा भाई सेम 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 सेम, तो आप पढ़ते जाओगे सेम से। तो आप एक ध्यान दो, खत्म होगा काम। आपके एजेंट को मिलेगा, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेंगे या आपको फैक्स के थ्रू करेंगे। फैक्स में सारा पेजेस नंबर वगैरह क्या है, नंबरिंग सब बता देंगे आपको, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। और फेलियर्स होगा तो ये माना जाएगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक मेल में भेजा और आपको पहुंचा नहीं, तो ये बोल दिया गया यहाँ पे कि भाई ये मानेंगे ही नहीं कि डिलीवर हुआ है, ठीक है ना? तो उसके लिए कोई चाप मत दीजिए आप। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर फिर भी आपको नहीं पहुंचा पाया, भेज पाया, तो भाई एफिक्स कर सकता है आउटर डोर पे पास जाके, ठीक है ना? करके या फिर कोई कॉन्स्पिशियस जगह पे वो एफिक्स कर सकता है, और विटनेस का रिपोर्ट भी ले लेगा आपके साथ, ठीक है ना? वेरी वेरी गुड एवरीवन, वेरी वेरी गुड, है ना? अगेन, अगर इसमें भी फेल होता है आउटडोर में, तो दो न्यूज़पेपर में, क्या, दो न्यूज़पेपर में एवरीवन वो पब्लिश कर देगा। और एक तो नेशनल वाइड इंग्लिश वाला न्यूज़पेपर, और जिस स्टेट में आप हो वहां वाला, ठीक है ना? करेक्ट है एवरीवन, करेक्ट है ना? तो आप ये वाला पार्ट को अच्छे से देख लेंगे। मैं फटाफट क्विकली बोल देता हूँ। सर्विस एजेंट्स, करेक्ट है ना? इलेक्ट्रॉनिक मेल, फैक्स भी चलता है, रजिस्टर्ड कुरियर पोस्ट भी चलता है, जहाँ पे आप लास्ट पाए गए थे वहाँ भेजेगा वो, और फैक्स भी कर देगा वो, इलेक्ट्रॉनिकली कर देगा, ठीक है ना? और वो साइन भी करवा देगा, ठीक है, वेरी गुड। और नेक्स्ट हमारा, अगर ये सर्व नहीं हो पाता है तो एफिक्स कर देगा। कहाँ पे फिक्स करेगा? वो उस लोकेशन पे कर देगा, ठीक है ना? और विटनेस का रिपोर्ट भी ले लेगा वो, साथ ही साथ वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर देगा। अगर एफेक्समेंट अच्छा से नहीं हुआ या वो नहीं कर पाया, तो वो क्या करेगा भाई, दो न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देगा आपको, और आप उसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा बात यहाँ पे ऐसे हो चुका था एवरीवन, ठीक है? आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं, ठीक है? चलिए, वेरी वेरी गुड, है ना? तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है ना? टू न्यूज़पेपर, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 एवरीवन, नेक्स्ट। ओहो, फेसलेस जुरिसडिक्शंस ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी स्कीम 2022, है ना? 2022। तो फेसलेस फेसलेस फेसलेस, मैंने क्या बोला? सुनेंगे फेसलेस, सेटलमेंट करेंगे फेसलेस, पैसा लेंगे फेसलेस, सारा फेसलेस, है ना? कर लो भैया। तो इसको आप पढ़ लेंगे फेसलेस, आपने इनकम टैक्स में अच्छे से पढ़ा होगा इसको। चलिए, वेरी वेरी गुड, बात करते हैं अपन नेक्स्ट। नेक्स्ट चलिए, बात करते हैं अपन। ओके, पेज नंबर 40, और आज ये 16 नंबर पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है? आपने तो देखा होगा अडानी का हिल गया, करेक्ट है ना? ये हिडनबर्ग वाला जो है ना, हिडन हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग ने क्या किया, वही डैश है वो। तो हिंडनबर्ग ने वो एक्चुअली ऐसा बोल रहे लोग, करेक्ट ना, कि उसके इन्फॉर्मेशन के कारण ऐसा हो गया भाई, उसके इन्फॉर्मेशन के कारण क्या ऐसा हो गया, ऐसा बोल रहे ना सब कोई। तो भाई ऐसा है, केयरफुली आप कमेंट करेंगे, केयरफुली आप कमेंट करेंगे। आप कुछ भी ऐसा किसी को सेशन ना देंगे जो प्रॉब्लम में डाल सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, अमेंडमेंट हुआ है 42K में, disseminating information or advice through any media, whether physical or digital, with which disseminators knows to be false, misleading, in reckless or careless manner, करेक्ट ना? डिसिमिनेटर खुद को पता है भाई, उसने फॉल्स बता रहा है आपको, क्या बता रहा है? फॉल्स बता रहा है, उसको खुद को पता है। ओ माय गॉड, यस सही बात बोल रहे हो आप। तो अगर आप ऐसा करते हो ना भाई, तो देखो ये पाप माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा? पाप माना जाएगा, करेक्ट है? पाप माना, देखो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया भाई, 42K, अरे 42K, तू के बोलना 42K, अच्छा अच्छा,
impact in a reckless or careless manner has been inserted in this clause for the purpose of deciding whether the dealing in security market to be deemed manipulative, fraudulent or unfair trade practices, है ना. Amendment to regulation number 6, power of investigating authority. The word has been conducting, चलो ठीक है, ये तो प्रोसीजर पार्ट है. रिवाइज रेगुलेशन अंडर, अब ये पढ़ लेते हैं. ये इंस्पेक्ट कर सकता है भाई, करेक्ट है ना, इंस्पेक्शंस कर सकता है अगर आपने वायलेशंस किया तो इंस्पेक्शंस कर सकता है, करेक्ट है ना. चलिए नेक्स्ट ना 6(4) में चेंजेस आया है. 1 month which may be extended to paid off and the word by board shall be omitted. The revised regulations read as under, ठीक है ना. To keep in his custody any books, registers, orders recorded produced under this maximum period of 6 months. ये आपका रिकॉर्ड्स को केप्ट कर सकता है 6 महीने के लिए, ठीक है. 6(6) में क्या हुआ, न्यू क्लॉज इंसर्ट हुआ, है ना. इंफॉर्मेशन मांगा जा सकता है, इंफॉर्मेशन मांगा जा, किससे, किसी से भी, देखो ना, इन सभी से मांगा जा सकता है, इन सभी से मांगा जा सकता है. और एप्लीकेशन किया जाएगा मुंबई में, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड किया है ना, करेक्ट है ना. ऑर्डर भी हो सकता है आपका सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए, बुक्स के लिए. इन्वेस्टिगेशन बैठाओ, रीजनेबल ग्राउंड्स लग गया, इन्वेस्टिगेशन बैठाओ भाई, बैठाओ, ठीक है. ये सब बात उसी का है, करेक्ट है ना. तो यहाँ पे चेंजेस है, आप इसको देखेंगे. चलिए, पावर ओमिटेड, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज बिफोर द वर्ड्स, ठीक है, इसको पढ़ लोगे आप. अलाउ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम ऑन बिहाफ टू हैव एक्सेस टू द प्रीमाइसेस ऑक्यूपाइड बाय सच पर्सन एट रिजनेबल टाइम्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. वो तो पावर है आपके पास. चलिए, बुक्स ऑफ अकाउंट ले लेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट ले लेगा, ठीक है. बस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. समन्स का पॉइंट देखोगे आप ना, वापस से समन्स के पॉइंट देखेंगे वापस से आप, तो वो सब सेम है. वी हैव डन अर्लियर, वी हैव डन इट, हाँ वी हैव डन इट एवरीवन, वी हैव डन इट, सेम है. मतलब सीबीज ने बेसिकली सब जगह उसको इंसर्ट करवा दिया है ताकि कोई अब कन्फ्यूजन ना रहे. चलिए, वेरी गुड. सीबीडीटी टाटा बाय बाय, हम आपको यहाँ नहीं देख रहे हैं. फेसलेस पेनल्टीज की, मैंने बोला फेसलेस, फेसलेस पेनल्टी, फेसलेस सुनेंगे, फेसलेस फाइन लगाएंगे, सब फेसलेस. अलाउइंग मैंडेटरी पर्सनल्स हियरिंग्स को रीड करेंगे आप, ठीक है. ओ ओ ओ ओ नेक्स्ट, स्कोर्स को लेके चेंज है. अगेन स्कोर्स को लेके जो चेंज है ना, मैंने एसएलसीए में उसको अच्छे से कवर कर दिया है. एसएलसीए में आप वीडियोस देखोगे, यूट्यूब पे है, आप उसको देख लोगे, स्कोर्स को लेकर अच्छे से समझ का गया, ठीक है ना. फिर भी यहाँ पे कुछ अलग है, वो भी देख लेते हैं अपन, आ जाइए. जो यहाँ का पार्ट है वो देख लेते हैं, बाकी और उसको आप अच्छे से देख सकते हो उस वाले पार्ट में. चलिए, सेबी ने स्कोर्स को बनाया था किसके लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए. अब सेबी ना और सबको बोल दिया, किसको किसको, भाई डिपॉजिटरीज, तुम लोग भी कुछ योगदान दो ना भाई, तुम लोग भी कुछ योगदान दो, है ना. फॉलो अप करवाओ कंप्लेंट्स का, आपके थ्रू करवाओ ना, ठीक है ना. कुछ फैसले बनाओ ना, किसके लिए, ग्रीवांसेस रिड्रेसल कमिटीज के लिए, किसके लिए, आर्बिट्रेशंस के लिए, एपलेट आर्बिट्रेशंस के लिए. कुछ फैसले बनाओ ना भाई, बनाओ ना. और आपको 6 महीने का समय देते हैं हम, आपको 6 महीने का समय देते हैं, आप सिस्टम को बनाइए. मैं रीड करता हूं शुरू से, देखो. इन लाइन विद द सेम, इन लाइन विद द सेम मतलब स्कोर्स को लाया गया, उसके तहत ही इन्वेस्टर टू लॉज अ एंड फॉलो अप देयर कंप्लेंट्स एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ रिड्रेसल ऑफ सच कंप्लेंट्स फ्रॉम एनीवेयर or recognized stock exchanges including commodity derivatives exchanges. Depositors are advised to design and implement an online system, है ना, वे बेस्ट कंप्लेंट redressal system of their own which will facilitate investor to file complaints and escalate complaints for redressal through grievances redressal committee, everyone, ठीक है ना. वेरी वेरी गुड. तो आप ये देख लेंगे, ठीक है. ये सब तो है, सही है, पढ़ा हुआ है. फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ कंप्लेंट सही नहीं होता है ना,
लॉस्ट, फिजिकली डैमेज, तो चलो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडजुडिकेशंस, प्रोसिक्यूशंस एंड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में। कुछ है इसमें, देख लेते हैं क्या क्या भैया। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पर्सन टू कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। आपको पता है ये बहुत सारे सेक्शंस में, करीबन 45 से सेक्शंस है ना, उसमें इसको चीज को ना कुछ चेंजेस किया गया है ना। हम लोग की आज कंपनीज एक्ट का स्टार्टिंग से डिस्कस किया। कंपनीज एक्ट का ही बहुत सारा पार्ट 56 वाला देखें, पेनल्टीज किया है ट्रांसफर्स पे, है ना, पेनल्टीज को कम किया। सीएसआर में पेनल्टीज का कहानी हुआ है, सीएसआर में कुछ प्रोविजन भी चेंज किया गया। तो ये सब पेनल्टीज को तो काम होता ही रहेगा, तो देख लोगे आप इसको। 454, 454 यहाँ पे ओके, ओल्ड प्रोविजन ये था, न्यू प्रोविजन ये है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को लेकर छेड़छाड़ किया है, तो ठीक है भैया, पावर अब इसको दे रहे हो, देख लो। क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस नहीं है, आप इसको रीड कर लोगे, ठीक है ना। देखो ना, रेक्टिफाइड प्रायर हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ना। अगर आपको जैसे ही मिलेगा 30 दिन के अंदर रेक्टिफाई कर लोगे आप। ये पावर किसको जा रहा है, ठीक है ना। मैनी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ रजिस्ट्रार, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। 450 पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पनिशमेंट मेंशन। वही 450 सेक्शन नंबर 450 क्या बोलता है, जहां कुछ पनिशमेंट नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका 450, जिसका कोई नहीं उसका 450, तो उसके पनिशमेंट में कुछ चेंजेस किया गया है। चेंजेस बहुत माइनर है, देख लो क्या बोलता है। कंपनी और उसके एवरी प्रोफेशनल डिफॉल्ट का ना क्या लगेगा, पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज लगेगा। और अगर कंटिन्यू चलता रहा तो पेनल्टी 1,000 रुपीज ईच डे लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 केस ऑफ कंपनी, 50,000 केस ऑफ, ठीक है, करेक्ट है ना। कितना, 10,000 रुपीज लगेगा, करेक्ट है, 10,000 रुपीज लगेगा। और अगर बढ़ता गया तो 1 के ईच, 1 के कितना ईच, और मैक्सिमम कितना, 2 लाख रुपए मैक्सिमम कंपनी के लिए। कंपनी के लिए कितना, 2 लाख रुपए मैक्सिमम। और 50,000 किसके लिए, हमारा एम्प्लॉय। तो जिसका कोई नहीं उसका पेनल्टी है 450, ठीक है ना। तो ये पेनल्टीज को लेकर है, ठीक है ना, आप इसको देख लेंगे everyone। चलिए 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 चलिए, ये रिलैक्स किया गया है, ठीक है। सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स पे चेंजेस आए हैं सेबी के, ठीक है ना। कमिटीज, कमिटीज ओल्ड प्रोविजन ये था आते इसमें। ये तो आपको पता ही है, एडवाइजरी कमेटी का जैसे एप्लीकेंट्स आएगा, ठीक है, नोटिस को 7 दिन के अंदर इशू किया जाएगा, है ना, 7 दिन के अंदर इशू किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइमलाइन जो चेंजेस है मैं मार्क करता हूँ, ये है चेंजेस 60 कैलेंडर डेज का आपको समय मिलता है, 60 कैलेंडर डेज, 60 कैलेंडर डेज का समय मिलता है भाई, है ना, 60, करेक्ट है, 60 60 60, ठीक है। आरटीजीएस से पेमेंट करोगे, पुराना कितना था सर, पुराना कितना था, नॉट लेटर देन 15 डेज, 15 कैलेंडर डेज। हो, अभी कितना सर, 60 है सर, 60 60, खुशी मनाओ खुशी मनाओ, और इसको पेमेंट कर दोगे। चेंजेस क्या हुआ है बता दिया आपको, टाइम लिमिट पे चेंजेस किया है, ठीक है ना, टाइम लिमिट पे चेंजेस किया है, बड़ा चेंजेस है, ठीक है ना। इंसर्टेड किया है रेगुलेशंस को। चलिए वेरी वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्या है, छोटे मोटे चेंजेस है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सर्विस नोटिस को भी हम लोग डन कर चुके हैं भाई, तो ना, डन हो चुका है। अरे क्या हुआ, अरे जी क्या हो रहा है, डन ना, चलिए वेरी वेरी गुड। रिलीफ एंड रेमेडीज एवरीवन, रिलीफ एंड रेमेडीज, क्या रिलीफ एंड रेमेडीज। चलिए 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 चलिए, ओके, ओल्ड प्रोविजंस किसको लेकर है, सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स को लेकर बात हो रहा है यहाँ पे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, चलिए यहाँ पे भी चेंज है। with where a panel of whole time members accepts the recommendations of high powered advisory committee, है ना। रिमिट सेटलमेंट, अच्छा 30 दिन का सेटलमेंट रिमिट कर दो फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, ठीक है ना, विच में बी एक्सटेंड बाय दी, ओहो 60 डेज, मतलब 30 और फिर 60, ठीक है।
जो कि पहले क्या था, पहले था 15 था ना। यस यस, सही बात सही बात। 15, ए भाई क्या करते हो तुम, कहाँ जाते हो। 15, अरे 15, 15 था ना भाई, क्या था 15 था, देखिए सर कहाँ लिखा हुआ है, खोजिए ना 15 यहाँ पे, 15 यहाँ पे, ठीक है ऐसा था। अभी यहाँ पे 60, करेक्ट है ना। तो ये आप टाइम लाइन को चेंज हुआ है भाई, अब देख लेंगे ठीक है ना, टाइम लाइन को चेंज हुआ है आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट बन सकता है, आप समझ रहे हो। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप समझ रहे हो क्या लिखोगे फिर आप सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स में, है ना। तो आप इसको थोड़ा देख लेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से मैं 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन देखता हूँ। चलिए, तो इस पे अमेंडमेंट्स आए, इस पे अमेंडमेंट्स आए, तो ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो सेम ही है, आरटीजीएस वगैरह, प्रोसीडिंग्स डन, ये ओमिटेड हो चुका है। बाकी एज सच हमें यहाँ पे नहीं देखना है। चैप्टर 8 में आएगा, यहाँ पे नहीं, उसने क्या बोला है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर्स, है ना, उनको ना इंश्योरेंस दीजिए ना, ओडी दीजिए ना, ओएनडी दीजिए ना, ओएनडी इंश्योरेंस करवाइए ना उनका, है ना, है ना, ताकि कुछ काम करने के दौरान कुछ प्रॉब्लम हो तो उनके जब उनके ऊपर जब पेनल्टी इंपोज हो, उनके ऊपर कुछ केसेस हो, तो उसका जो हमारा डिफेंसिव कॉस्ट होगा क्या होगा, उसका जो हमारा डिफेंसिव कॉस्ट होगा ना भाई, डिफेंसिव कॉस्ट होगा इसका, उसका जो मेरा डिफेंस कॉस्ट होगा ना, डिफेंस कॉस्ट, वो बेचारा वहां से मीट कर पाए, करेक्ट है ना। और कभी कभी ना फिनेंशियल भी होता है, फिनेंशियल लॉस, ऑब्वियसली पेनल्टी इंपोज होगा तो फाइनेंशियल लॉस होगा ना भाई, हेलो, पेनल्टीज इंपोज होगा तो फाइनेंशियल लॉस होगा ना, तो फाइनेंशियल लॉस ही कवर हो जाए। बट किसको करना है, द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरटेकिंग डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर, डीएनओ, करेक्ट है, डीएनओ इंश्योरेंस, है ना, मैंने ओ एन डी लिख दिया गलती से, डीएनओ इंश्योरेंस, है ना, क्या डीएनओ, क्या याद रखोगे आप लोग, डी एंड हैज बीन नेक्स्ट टॉप 1000 कंपनी को, और ये 1 जनवरी 22 से लागू हो चुका है ना। तो क्या कर सकता है, डिफेंस कॉस्ट को अपना रिड्यूस कर सकता है ना। केसेस होंगे तो भाई केसेस तो चलेगा ना भाई, किसी को हायर करोगे आप प्रोफेसर को, वो आपका फीसेस लेगा, डिफेंसेस कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल लॉस अगर पेनल्टी इंपोज किया जाएगा तो भी आपको वहां से राहत मिल जाए। तो ये आप लोग को इंसर्ट करवाया गया है एवरीवन, ठीक है ना, वेरी वेरी गुड। अच्छा, इसी के साथ मैं एक तो डिस्कस और करना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे, कंपनी सेक्रेटरी को लेकर ना, कंपनी सेक्रेटरी को लेकर एवरीवन, कंपनी सेक्रेटरी को लेकर केसेस बहुत मार्केट में चल रहे हैं वायरल, देख लो ना, करेक्ट ना। तो उसका जो पेनल्टीज है, किसका मैं बात करूं पता है, नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस का, नॉन अपॉइंटमेंट, नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस का बात कर रहा हूं, इसका नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस का, जहां पे अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया तो उसको लेकर केस स्टडी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आप उसका प्रिपरेशन कर लोगे अच्छे से, करना क्या है, इसका पेनल्टीज आप याद कर लोगे, पेनल्टीज, है ना, है ना, 5 लाख और 50,000, याद है, 5 लाख। तो अभी ना बहुत सारी कंपनीज को देखा गया इसमें, एक तो ना कैलकाटा की कंपनी थी, ठीक है ना, अंबिका शिपिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, क्या अंबिका शिपिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, अंबिका शिपिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना, अंबिका शिपिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, एंड इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसमें आरओसी ने 20 लाख का पेनल्टी इंपोज किया है, 20 लाख का पेनल्टी इंपोज किया है, 5 लाख कंपनी के ऊपर और डायरेक्टर्स के ऊपर 5-5 करके, 3 डायरेक्टर्स थे तो 15 लाख, और कंपनी के ऊपर 5 लाख, तो ये यहाँ पे उनका पेनल्टी इंपोज किया गया, ठीक है ना। तो आप ये देख लोगे उनका पेनल्टीज के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऐसा मार्केट में तो चल रहा है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सीरियस हो चुका है आरओसी कि भाई नॉन अपॉइंटमेंट हुआ ना, तो कंपनी सेक्रेटरीज को के लिए, मतलब कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट नहीं किया आप, तो यहाँ पे अंबिका शिपिंग में ना ये लोग स्टार्टिंग से अपॉइंटमेंट नहीं किए थे, तो कंपनी का 5 लाख, है ना, करीबन जो भी आया
अल्टीमेटली 5 लाख, और जो डायरेक्टर्स था ना उसका 50,000, जो कि करीबन 600 के ऊपर डेज हो चुका था, तो मैक्सिमम 5 लाख ही हो सकता है। तो पर डेज के हिसाब से उसको हम क्या किए, अल्टीमेटली फिक्स कर दिए 5 लाख ही मैक्सिमम। तो 5 तीनों डायरेक्टर्स पे हुआ लागू, और 5 हमारे कंपनी के ऊपर लगा, अंबिका वाले कंपनी है जो उसके ऊपर ये लगा गया। तो भाई ऐसा है, ये कंपनी नहीं, ऐसा बहुत सारी कंपनीज हो गई है अभी। तो देख रहे हैं हर 2-3 महीने में कोई पेनल्टी इम्पोज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अच्छी न्यूज़ फैलाते रहिए, और बाकी चल रहा है, कुछ लोग डिफेम कर रहे हैं, तो छोड़िए, अपने फोकस करिए पढ़ाई पे ऊपर, ठीक है ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का मैं क्या ना, छोड़ो बेकार की बातों को, अपने पढ़ाई करते हैं ना, ठीक है ना। तो अपने आप को फोकस करिए और आगे बढ़िए। रिजल्ट्स एग्जाम्स के बाद हम लोग उस पर बात करेंगे अच्छे से। चलिए पहले अपने एग्जाम्स फोकस करिए आप, ठीक है ना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एवरीवन। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, है ना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अमेंडमेंट्स और नेक्स्ट टॉपिक पे। बाय बाय, टेक केयर।